हेलो एवरीवन, आई एम दीपिका परमार एंड वेलकम बैक टू द एचपीएम विद एजुकेशन, जो करंटली प्रोवाइड करवा रहा है आपको आपके आने वाले जेबीटी कमीशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस और एचपी टेट दिसंबर 2022 के लिए ऑनलाइन क्लासेस। आज की साइकोलॉजी की वीडियो का टॉपिक है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि एक लर्निंग थ्योरी है। हिंदी में से कहा जाता है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। जैसे नाम से ही क्लियर है आपको, ट्रायल एंड एरर थ्योरी मतलब किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, कोई भी नई लर्निंग करने के लिए हम जितने ज़्यादा ट्रायल करेंगे, हर ट्रायल में हमारे एरर्स जो हैं, हमारी जो गलतियां हैं, वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। तो किसी भी लर्निंग को सीखने के लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ट्रायल भी इम्पॉर्टेंट है और एरर भी इम्पॉर्टेंट है, प्रयास भी इम्पॉर्टेंट है और भूल भी इम्पॉर्टेंट है। आप जितने ज़्यादा प्रयास करोगे किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, तो धीरे धीरे आपकी की जाने वाली जो गलतियां हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी और एक टाइम ऐसा आएगा आप उस लर्निंग में परफेक्ट हो जाओगे। तो इसी आधार पर जो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है वो दी गई। इसे और नाम से भी जाना जाता है, जैसे सीखने का बंधन सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। उसके बाद संबंधवादी सिद्धांत, कनेक्शनिस्ट थ्योरी। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उद्दीपक प्रतिक्रिया बंधन सिद्धांत या फिर एसआर बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, एस से स्टिमुलस, आर से रिस्पॉन्स। तो ये कुछ इसके और नाम हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी को और किस नाम से जाना जाता है, या फिर आर एस बॉन्ड थ्योरी जो है वो किस थ्योरी को कहा जाता है, बॉन्ड थ्योरी कौन सी थ्योरी को कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं। अब इसके बाद आता है कि जो आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वो किसने दी। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, पूरा नाम आपने याद रखना है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दी थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि एक लर्निंग थ्योरी है। बर्थ इनका अगस्त 31 1874 में यूएसए में हुआ था। अगस्त 9 1949 को इनकी डेथ हो गई थी। शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता इन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है इन्हें। इसके बाद इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स आती हैं, एनिमल इंटेलिजेंसी, द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड ह्यूमन लर्निंग। ये तीनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में आता है। और इसके साथ इनका पूरा नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। अब आता है कि थॉर्नडाइक ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले हमें तीन मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। एक बॉक्स, फूड और साथ में कैट, रैट और हैन। इन्होंने तीन एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किया था, कैट, रैट और हैन। आपने तीनों याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार तीनों पूछ लिए जाते हैं। तो तीनों याद रखने हैं, बिल्ली, चूहा और मुर्गी। साथ में ही खाना आपने याद रखना है और आपने एक बॉक्स याद रखना है। अब हम देखेंगे कि थॉर्नडाइक ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट जो है वो कैट के ऊपर किया। उसने एक भूखी बिल्ली को लिया और एक बॉक्स के अंदर रख दिया और उस बॉक्स के बाहर खाने का सामान रखा, जो भी कैट को पसंद था, कैट फूड या फिर फिश, उसने बाहर रखी। फिर कैट ने जैसे ही खाने को देखा तो वो खाना खाने के लिए उछल कूद करने लगी बॉक्स में। कभी वो यहाँ जंप मार रही थी, कभी वहाँ पे जंप मार रही थी। तो गलती से उसका पैर जो है वो इस लीवर पर पड़ता है और जैसे ही उसका पैर लीवर पर पड़ता है, सामने जो ट्रैप डोर है वो खुलता है, बिल्ली बाहर आती है और खाना खा लेती है। यही वाली प्रोसेस जब कैट के साथ बार बार की गई, एक दिन की गई, दो दिन, तीन दिन, तो तीन चार दिन के बाद क्या हुआ, कैट ने ये सारा का सारा जितना भी लर्निंग था वो सीख लिया। उसने देखा कि बॉक्स के अंदर जो लीवर है, जब उस पर पैर रखते हैं तो ट्रैप डोर जो है वो खुल जाता है। तो नेक्स्ट टाइम से अब कैट क्या करने लगी, इधर उधर ना उछल कर, झपट्टे ना मारकर, अब वो सीधा लीवर पर पैर रखती थी, लीवर को दबाती थी और ट्रैप डोर से बाहर आकर खाना खा लेती थी। तो इस एक्सपेरिमेंट को कर कर जो है वो थॉर्नडाइक ने ये समझाया कि आप जितना ज़्यादा ट्रायल करोगे, धीरे धीरे आपके एरर्स वैसे ही कम होते जाएंगे। जैसे बिल्ली ने बार बार ट्राई किया, कभी इधर घूम रही थी, कभी उधर देख रही थी, फिर धीरे धीरे बार बार ट्राई करने पर उसे एंड में समझ आ गया कि लीवर पर पैर रखने पर ट्रैप डोर खुलेगा और मैं बाहर जाकर खाना खा सकती हूँ। अब आपको समझ में आ गया कि थॉर्नडाइक ने कैसे कैट के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया। तो इस एक्सपेरिमेंट में से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अब वो डिस्कस करेंगे। ऐसे पूछ लिया जाता है कि थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट में मोटिवेटर का काम किसने किया, किसने अभिप्रेरित किया कैट को उस बॉक्स से बाहर आने के लिए। तो वो था बाहर रखा हुआ खाना, यानी कि फूड। तो पूछा जाता है कि मोटिवेटर क्या था, तो मोटिवेटर होगा फूड।
उसके बाद आता है कि गोल क्या था, लक्ष्य क्या था। जो भी थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया उसमें लक्ष्य क्या था उस पूरे एक्सपेरिमेंट में, तो उसमें लक्ष्य था बॉक्स के बाहर आना और बाहर रखा हुआ खाना खा लेना। ठीक है, कैट का ये गोल था कभी वो किस तरह उस बॉक्स से बाहर निकले और खाना खा ले। फिर आता है ब्लॉक, अवरोध का काम किसने किया इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में ब्लॉक किसने करके रखा था कैट को, उस पूरे बॉक्स ने ब्लॉक करके रखा हुआ था। तो बॉक्स क्या है, अवरोध है इस एक्सपेरिमेंट में, आपका ब्लॉक है। उसके बाद आता है रैंडम मूवमेंट्स, अनिश्चित क्रियाएं। जब तक कैट को पूरी प्रोसेस पता नहीं थी कि कैसे लीवर को दबाने से जो वो डोर है वो खुलेगा, तब तक उसने क्या है रैंडम मूवमेंट्स किए। कभी वो इधर उछल रही थी, कभी उधर उछल रही थी, कभी इधर झपट्टे मार रही थी, कभी वहाँ जाके थपथपा रही थी, कभी कुछ कर रही थी, कभी ऊपर की तरफ उछल रही थी। तो ये सारी उसकी क्या है, इधर उधर उछलना, जब तक उसे प्रॉपर जो एक प्रोसेस है दरवाज़ा खोलने की वो पता नहीं थी, वो सारी क्या थी, रैंडम मूवमेंट्स थे। उसके बाद आते हैं चांस सक्सेस। जब ये रैंडम मूवमेंट्स वो कर रही थी, इधर उधर उछल रही थी, तो बाई चांस क्या होता है, फर्स्ट टाइम उसका पैर जो है वो लीवर पर पड़ जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है। तो चांस सक्सेस क्या है, अचानक लीवर पर पैर पड़ना क्या है, चांस सक्सेस। बाई चांस उसका पैर जो है वो पड़ गया, उसे पता नहीं था कि लीवर पर पैर पड़ने से दरवाज़ा खुलता है, लेकिन बाई चांस ये चीज़ होगी। उसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर मूवमेंट, सही क्रिया का चयन। लेकिन जब एक दो दिन तक बार बार यही चीज़ उसके साथ रिपीट होती गई, तो क्या हुआ, बिल्ली ने एक टाइम पे सही मूवमेंट को सिलेक्ट कर लिया कि भाई साहब इधर उधर उछल के कोई फ़ायदा नहीं है, ये लीवर है, जब भी मेरा पैर इस पर पड़ रहा है दरवाज़ा खुलता है। तो उसने क्या किया, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट, मतलब अब उसने सीख लिया कि लीवर पर पैर रखकर बॉक्स का दरवाज़ा खुलता है। ठीक है, तो इस तरह से यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं थ्योरी में थे कि मोटिवेटर क्या था, गोल क्या था कैट का, ब्लॉक का काम किसने किया, बॉक्स ने किया, चांस सक्सेस क्या थी, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट क्या था। तो इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब आता है कि थॉर्नडाइक ने ये तो बता दिया कि ट्रायल एंड एरर से आप कोई लर्निंग कर सकते हो, लेकिन उसने कहा कि इस थ्योरी के अलावा भी बहुत से नियम हैं, बहुत से लॉ हैं जो लर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अब हम करेंगे कि थॉर्नडाइक ने क्या क्या लर्निंग लॉज दिए और उसके बाद उनका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, एजुकेशन में हम कैसे जो है वो उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो थॉर्नडाइक ने दो लर्निंग लॉज बताए, एक प्राइमरी लॉ और दूसरा सेकेंडरी लॉ। जो इसके प्राइमरी लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आता है। सेकेंडरी लॉज से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन जो प्राइमरी लॉज हैं वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और काफ़ी टाइम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो प्राइमरी लॉज करते हैं। प्राइमरी लॉ प्राथमिक या फिर मुख्य नियम, इसमें है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीन प्राइमरी लॉ थे। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब है तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक ने कहा जब तक बच्चा किसी चीज़ को करने के लिए खुद रेडी नहीं है, उसमें तत्परता नहीं है, तब तक वो कुछ भी सीख नहीं सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बच्चे को ड्राइविंग सिखाना चाहते हो, मतलब बच्चे को या फिर किसी और को कोई ड्राइविंग सीखना चाहता है लेकिन उसका ड्राइविंग में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो वो उतनी अच्छी ड्राइविंग की लर्निंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। जो भी आप लर्निंग कर रहे हो उसका क्या इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है तो आप उस लर्निंग को और अच्छे से करने की कोशिश करोगे, अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है तो आप उस लर्निंग को करना छोड़ दोगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चे हैं जिन्हें मैथ्स बहुत अच्छा लगता है और मैथ्स सब्जेक्ट जो है वो उनके ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालता है, तो वो और ज़्यादा एफ़र्ट्स करते हैं उस चीज़ को पढ़ने के लिए। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिन्हें ये सब्जेक्ट समझ नहीं आता, तो ये सब्जेक्ट जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर डालता है। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे इसमें कम इंटरेस्ट लेने लगते हैं, कम लर्निंग इसकी करने लगते हैं। तो यही उन्होंने कहा था कि लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, कोई चीज़ आपको किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, अगर पॉजिटिव करती है तो ज़्यादा लर्निंग होगी, अगर नेगेटिव तरीके से इफ़ेक्ट करती है तो कम लर्निंग होगी। उसके बाद आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज।
अभ्यास का नियम। इसमें भी आगे दो थे, रूल ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़। किसी भी लर्निंग जब आप सीख लेते हो तो उसे एक्सरसाइज पर वो डिपेंड रहती है। अगर आपने कोई चीज़ सीखी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ड्राइविंग सीखी, आपने रूल्स ऑफ यूज़, ठीक है, आपने उसको बार बार यूज़ किया, आप डेली ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, तो वो जो लर्निंग है वो आपके लिए परमानेंट हो जाएगी। अगर आप उसका बार बार यूज़ नहीं करोगे या फिर बिल्कुल भी अपनी लाइफ में यूज़ नहीं करोगे तो वो लर्निंग आपको भूल जाएगी। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लर्निंग के लिए, कि अब आप अगर आप उस चीज़ की एक्सरसाइज बार बार करते जाओगे, उसका यूज़ करते जाओगे, तो लर्निंग आपको अच्छे तरीके से हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी। और अगर उसका यूज़ नहीं करोगे तो थोड़े टाइम के बाद आप वो वाली लर्निंग भूल जाओगे। तो ये 3 मेन लॉ थे आपके थॉर्नडाइक ने लर्निंग के दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों याद रखना, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब इसके बाद आएगा कि हम किस तरह से थॉर्नडाइक के इन तीनों नियमों को शिक्षा में यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब है कि अगर कोई बच्चा किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में रेडी नहीं है, इंटरेस्ट उसका नहीं है, तो पहले बच्चे में इंटरेस्ट को डेवलप करो, उसको इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स दो, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाओ, उसका इंटरेस्ट पैदा करो, उसको अलग अलग मेथड से पढ़ाओ ताकि बच्चा रेडी हो जाए उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। सेकंड आता है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट का मतलब है कि शिक्षा में अगर कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे पर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है, तो उस नेगेटिव इफ़ेक्ट को कम करने के लिए कुछ ना कुछ करो। जैसे बच्चे को अगर मैथ नहीं आता है, बच्चा डरता है, बच्चा हिस्ट्री से बोर होता है, तो उसको और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करो ताकि नेगेटिव इफ़ेक्ट को कम किया जाए। उसके बाद आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करवाओ, बच्चों को होमवर्क दिया करो, बच्चों को टेस्ट दिया करो, बच्चों को बार बार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए दिया करो, रीडिंग करने के लिए दिया करो, ताकि उस सब्जेक्ट के लिए एक तो इंटरेस्ट बने और बच्चा उस सब्जेक्ट की लर्निंग जो है वो अच्छे से कर पाए। प्राइमरी लॉज के बाद आते हैं सेकेंडरी लॉज। जो आपके सेकेंडरी लॉज हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब में नहीं होते हैं, किसी में हो जाते हैं लर्निंग करते टाइम, ये सारी चीज़ें किसी में नहीं होती हैं, ठीक है। तो क्या है आपके सेकेंडरी लॉ? सबसे पहला है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, बहु प्रतिक्रिया का नियम। जब भी आप कोई नई लर्निंग करते हैं, ठीक है, तो आप मल्टीपल रिस्पॉन्स करते हैं उसे। जैसे कि कैट ने एक नई लर्निंग सीखी बॉक्स के बाहर आने के लिए, ठीक है, तो उसने उससे पहले बहुत से मल्टीपल रिस्पॉन्स दिए, कैसे इधर उधर उछलना, उछल कूद करना, ठीक है, ये उसके मल्टीपल रिस्पॉन्स थे। तो इसी तरह एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इसमें कैसे हो जाता है, जैसे कि आप किसी बच्चे को, किसी क्लास में आप बच्चों को ग्रामर के बारे में बता रहे हो, ठीक है, टेंस पढ़ा रहे हो उनको, या फिर मैथ्स का कोई फार्मूला उनको समझाया, तो कोई बच्चा क्या होगा, फर्स्ट टाइम में उसको समझ में आ जाएगा, कोई मल्टीपल रिस्पॉन्स करेगा, कोई फर्स्ट स्टेप में गलत जाएगा, सेकंड में गलत जाएगा, थर्ड में गलत जाएगा, और मल्टीपल रिस्पॉन्स देने के बाद जो है वो एंड में जाकर उस लर्निंग को सीखेगा। तो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स ये भी क्या है, एक नियम है लर्निंग करने का, जो किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ मेंटल सेट या फिर एटीट्यूड। मानसिक रूप से आप कितना तत्पर हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, कितनी रुचि है, जो भी आप कोई काम कर रहे हो, कोई लर्निंग कर रहे हो, तो उसको लर्न करने में, उसको सीखने में आप कितना इंटरेस्ट लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट में क्या था, कैट क्यों उसने इतना ज़्यादा तामझाम किया, इधर उधर भागी, उछली कूदी, लीवर ढूंढा, क्योंकि बाहर फूड पड़ा हुआ था, उसको खाने में इंटरेस्ट था। अगर मान लो बाहर कपड़ा रखा होता या फिर शू रखे होते तो उसको क्या लेना देना है कपड़ों और जूतों से, ठीक है। तो बाहर उसके इंटरेस्ट की चीज़ रखी हुई थी, खाना, तो उसी खाने में उसका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि उसने क्या किया, एक लर्निंग सीख ली कि कैसे बॉक्स के बाहर आऊँ। तो इसलिए जो सेकेंडरी लॉ है उसमें लॉ ऑफ मेंटल सेट या फिर एटीट्यूड भी इम्पॉर्टेंट है। जब आप बच्चों को कुछ पढ़ाते हो तो बच्चों का कितना मेंटल सेट है उसको पढ़ने में, कितना इंटरेस्ट है, कितने दिमाग का यूज़ कर रहे हैं। अगर उनका इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो 100% माइंड का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यूज़ नहीं करेंगे तो उनको बड़ी बड़ी चीज़ें समझ में आएंगी, छोटी मोटी चीज़ें भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक लर्निंग का इम्पॉर्टेंट लॉ है, एक सेकेंडरी लॉ है। उसके बाद तीसरा लॉ आता है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, आंशिक क्रिया का नियम। इसमें बताया गया है कि जब भी कोई लर्निंग हम करवाएंगे तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर कर थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि पूरा भाषण बनाया और बच्चों के सामने रख दिया,
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट में कैट को क्या किया गया था, लर्निंग सिखाने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में बांटा गया था। जैसे पहले कैट को बॉक्स के अंदर रखा, फिर कैट ने लीवर को ढूंढा, फिर लीवर दबाया, फिर उसके बाद बाहर आई। ठीक है, अगर कैट के सामने डायरेक्ट फूड रख दिया होता तो वो एक लर्निंग नहीं सीख पाती, लीवर दबाने वाली लर्निंग वो नहीं सीख पाती। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को छोटे छोटे भागों में बांटा गया था। पहले बॉक्स बनवाया वैसा वाला, ठीक है, जिसमें लीवर लगा हो। ठीक है, उसके बाद जो है कैट को रखा, फिर कैट ने लीवर को ढूंढा, फिर दबाया, फिर बाहर आई। ठीक है, तो इसी तरह हमने क्या करना है, एजुकेशन में भी बच्चों को अगर कोई टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है, तो हमें इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले मीनिंग बताओ, फिर इंपॉर्टेंस बताओ, फिर करेक्टरिस्टिक बताओ, फिर उसका पर्पस बताओ। तो छोटे छोटे भाग में, आंशिक भागों में बांट कर जो है वो बच्चे को पढ़ाना है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ एसिमिलेशन, समान अन्वेषण का नियम या फिर समानता द्वारा प्रतिक्रिया का नियम भी। जब दो सिचुएशन एक जैसी रहती हैं, ठीक है, तो हम उन दोनों में एक जैसी प्रतिक्रिया करने की कोशिश करते हैं, रिस्पॉन्स करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक्सपेरिमेंट में कैट को एक बॉक्स के अंदर रखा गया था, ठीक है, लेकिन जब उसने बॉक्स के बाहर आना सीख लिया, अब बॉक्स की जगह अगर कैट को एक बड़े रूम में भी तुम बंद कर दोगे तो कैट क्या करेगी, लीवर ढूंढने की कोशिश करेगी। ठीक है, बॉक्स की जगह अगर आपने चेंज कर दिया, रूम में उसको रख दिया, फिर भी वो ये वाला रिस्पॉन्स कर लेगी, क्योंकि वो एसिमिलेशन कर लेगी। ठीक है, वो पुरानी उसकी जो लर्निंग है उसको नई उस चीज़ से जोड़ने की कोशिश करेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको लोअर पहनना आता है, अगर आपको कोई जीन्स दे देगा तो आपको जीन्स पहनना भी आ जाएगा। ठीक है, आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि हाँ मुझे तो लोअर पहनना ही आता है, मुझे जीन्स पहनना नहीं आता है। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जैसे लोअर पहनते हैं वैसे ही जीन्स पहन लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में क्या है, एसिमिलेशन का मतलब होता है पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। ठीक है, जब किसी क्लास में कोई सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं तो उस सब्जेक्ट का कोई टॉपिक है जो बच्चे ने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, तो पिछली क्लास में जो उसने टॉपिक पढ़ा है उसके साथ उस नए टॉपिक को जोड़ना। ठीक है, एसिमिलेशन करना, उसके पुराने ज्ञान के साथ जो है वो नए ज्ञान को जोड़ना, या फिर उसको जितना आता है उस ज्ञान के साथ जो है वो नया नॉलेज उसको क्लास में देना, ये बोलता है लॉ ऑफ एसिमिलेशन। उसके बाद आता है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, सहयोगी परिवर्तन का नियम। एसोसिएटिव क्या रहता है, ये मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है कि एसोसिएटिव होती है ऐसी कोई चीज़ जो हमें कोई लर्निंग करने में सहायता करती हो। जैसे मुझे कोई चीज़ सीखनी है तो मुझे कोई तीसरी चीज़ उसमें सहायता करे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपेरिमेंट में बॉक्स है, ठीक है, बिल्ली को बॉक्स के बाहर आना है। ठीक है, तो बिल्ली क्या है, लर्नर है, और उसने क्या लर्निंग करनी है, बॉक्स के बाहर आने की। लेकिन बॉक्स के बाहर आने के लिए उसको कौन मोटिवेट करता है, फूड। तो फूड क्या है यहाँ पर, एसोसिएटिव है, सहयोगी है। वो उसको बार बार क्या है, स्टिमुलस दे रहा है, बार बार इन्फोर्स कर रहा है कि बाहर आ मुझे खा, बाहर आ मुझे खा। ठीक है, तो इस तरह से एसोसिएटिव शिफ्टिंग। लेकिन अगर उस एसोसिएटिव को मैं शिफ्ट कर दूं, उस सहयोग को अगर मैं चेंज कर दूं, फूड की जगह पर मैं वहाँ कुछ और रख दूं, जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैंने बाहर फ़िश रखी हुई थी, अब फ़िश की जगह पे मैं वहाँ पर चपाती रख देती हूँ, दूध रख देती हूँ, पानी रख देती हूँ, तब भी कैट सेम ही रिस्पॉन्स करेगी बाहर आकर खाना खाने के लिए। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो सहयोगी था जिसने उसे ये लर्निंग सिखाई उसको ही चेंज कर दिया, शिफ्ट कर दिया। एसोसिएटिव शिफ्टिंग होगी, उसका जो सहयोगी था जिसकी वजह से उसने ये लर्निंग सीखी वो चेंज भी हो जाएगा, तब भी वो वाली लर्निंग दोबारा कर सकती है। जैसे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में ये कैसे यूज़ होता है, जैसे आपने बच्चे को सिखाया, आपने बच्चों को प्लस करना सिखाया, 2 + 2 4। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला बता दिया उनको कि बेटा 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। लेकिन अगर बाद में आप डिजिट चेंज कर दोगे, 3 + 3 कितना होगा, 6। तो जब बच्चा 3 + 3 6 निकालेगा तो इट मीन्स उसको फॉर्मूला पता है। अब आप जो एसोसिएटिव है, जो एग्जाम्पल आपने लिया था, अगर आप उसको चेंज भी कर दोगे तब भी बच्चा उसको सीख जाएगा। तो ये है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो ये कुछ सेकेंडरी लॉज थे जो थॉर्नडाइक ने कहा था कि लर्निंग में कभी इम्पॉर्टेंट होते हैं, कभी इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।